नमस्कार, मैं सोनल और आप देख रहे हैं द एसबी प्रेस। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों पर। पुष्पा 2 स्क्रीनिंग हादसा, पुलिस ने थिएटर मालिक समेत किए 2 गिरफ्तार, महिला की हुई थी मौत। जानकारी के मुताबिक पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान संध्या थिएटर में हुए हादसे को लेकर हैदराबाद पुलिस स्टेशन एक्शन मोड में है। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में संध्या थिएटर के मालिक संदीप, सीनियर मैनेजर नागराजू और मैनेजर विजय चंद्रा शामिल है। उन्हें अदालत में पेश किया गया था। तीनों को अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि थिएटर मैनेजमेंट की लापरवाही के कारण स्क्रीनिंग में भगदड़ मची थी। चिकरपल्ली डिवीजन के एसपी एल रमेश कुमार ने कहा, थिएटर मैनेजमेंट दर्शकों को सही जानकारी देने में पूरी तरह से फेल रहा, जिसके कारण वहां भगदड़ मची। दिल्ली के 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी से मचा हड़कंप, स्टूडेंट्स को भेजा गया घर। दिल्ली के 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। सोमवार सुबह दमकल विभाग और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। डीपीएस आर.के. पुरम और पश्चिम बिहार के जीडी गोयनका स्कूल को धमकी भरा ईमेल मिला, जिसके बाद सभी छात्रों को घर वापस भेज दिया गया। शादीशुदा दोस्त के साथ रहने को नहीं थी तैयार, इंस्टाग्राम फ्रेंड ने उसके पति को ही कर लिया किडनैप। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिस ने एक शख्स के साथ अपहरण मामले का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। किडनैपिंग का मास्टरमाइंड अपनी इंस्टाग्राम फ्रेंड से पति को छोड़ने का दबाव बना रहा था, लेकिन जब वो नहीं मानी तो उसके पति को ही किडनैप कर लिया। दरअसल 6 दिसंबर को कोलार पुलिस के पास सूचना है कि सर्वधर्म कॉलोनी से कुछ लोग एक व्यक्ति का अपहरण कर गाड़ी में बिठा कर ले गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें सफेद रंग की एक आर्टिका कार MP07ZM 5735 में कुछ लोग एक व्यक्ति को कार में बिठाकर ले जाते हुए दिखाई दिए। नंबर प्लेट के आधार पर कार की जानकारी निकाली गई तो पता चला कि कार राजगढ़ जिले में रजिस्टर्ड थी। कोलार और ब्यावरा देहात थाने की संयुक्त टीम द्वारा घटना के आरोपियों की तलाश के लिए नाकाबंदी कर आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई। इसके साथ ही राजस्थान के बॉर्डर इलाके में भी नाकाबंदी कराई गई। पुलिस का दबाव देकर आरोपियों ने उसी शाम अपहृत व्यक्ति हेमराज को ब्यावरा बस स्टैंड के पास छोड़ दिया। अगले दिन 7 दिसंबर को घटना में इस्तेमाल आर्टिका कार को ब्यावरा से घेरबंदी कर पकड़ा गया, जिसमें ड्राइवर ब्रिजमोहन लोधा अपने एक साथी सतीश सोंदिया के साथ मौजूद था। जम्मू कश्मीर में टला बड़ा हादसा, श्रीनगर बारामूला हाईवे पर सेना को मिली आईईडी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने एक बड़ा हमला नाकाम कर दिया। दरअसल पलहालन में श्रीनगर बारामूला राजमार्ग पर आतंकियों ने एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी आईईडी प्लांट कर रखी थी, जिसका समय पर पता लगाकर एक बड़ा हमला नाकाम कर दिया गया। इससे पहले जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 2 पुलिसकर्मियों के शव मिले थे। अधिकारियों ने बताया कि रविवार सुबह उधमपुर जिले में 2 पुलिसकर्मी गोली लगने से मृत पाए गए। घटना के पीछे आपसी रंजिश के कारण माना जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि सुबह करीब 6:30 बजे जिला मुख्यालय में काली माता मंदिर के बाहर पुलिस वैन में गोलियों से छलनी पुलिस कर्मियों के शव पड़े दिखे। उन्होंने बताया कि पुलिस दल मौके पर पहुंचा और शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक रिपोर्ट से पता चला कि दोनों पुलिसकर्मियों की मौत एक दूसरे पर गोली चलाने के बाद हुई। सुस्ती के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स निफ्टी फिसले। साल 2024 के आखिरी महीने दिसंबर का पहला कारोबारी सप्ताह बाजार के लिए शानदार साबित हुआ था, लेकिन दूसरे सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स निफ्टी में सुस्त शुरुआत की। बीते शुक्रवार को बीएसई का सेंसेक्स इंडेक्स 81,709.12 के लेवल पर क्लोज हुआ था, तो वहीं दूसरी ओर एनएसई का निफ्टी भी 24,677.80 के लेवल पर बंद हुआ था। वहीं सोमवार को बीएसई सेंसेक्स 81,602.58 के लेवल पर ओपन हुआ। वहीं निफ्टी ने भी 24,633 के लेवल पर कारोबार शुरू किया। हालांकि कुछ ही मिनटों में इन दोनों इंडेक्स हरे निशान पर कारोबार करते दिखे और अगले ही पल फिर से लाल निशान पर आ गए। बांग्लादेश से तनाव के बीच ढाका पहुंचे विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला के बीच भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ढाका पहुंच गए हैं। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब इस साल अगस्त में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। कहा जा रहा है कि विक्रम मिस्त्री अपने बांग्लादेश दौरे के दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का मुद्दा उठा सकते हैं। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा होगी। बता दें कि इससे पहले बांग्लादेश के विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन ने एक कार्यक्रम में कहा था कि भारत को ये स्वीकार करना होगा कि 5 अगस्त को बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट से रिश्तों में बदलाव आया है। किसी समस्या को हल करने की दिशा में पहला कदम समस्या के अस्तित्व को स्वीकार करना है। हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि 5 अगस्त के बाद भारत बांग्लादेश के संबंधों में परिवर्तन आया है। हमें इसे स्वीकार करना होगा और संबंधों को आगे बढ़ाना होगा। आईपीएल नीलामी में अनसोल्ड रहे प्लेयर्स को खरीदेंगे पाकिस्तानी सुपर लीग के टीम मलिक।
चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की माथापच्ची के बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी के लिए एक और बड़ा सरदर्द सामने आया। यह पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल का अगला सीजन और उसका शेड्यूल है। इन सभी कारणों के चलते पीसीबी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने क्रिकेट जगत में उसी की किरकिरी कर दी है। दरअसल इसे मजबूरी ही कह सकते हैं कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में जो विदेशी खिलाड़ी अनसोल्ड रहे हैं, यानी जिन्हें कोई खरीदार नहीं मिला, अब उन्हें पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइजी खरीदेंगे। इसके लिए एक आईपीएल के अनसोल्ड खिलाड़ियों का लिस्ट भी बना ली गई है। बांग्लादेश के मुद्दे पर बोली ममता बनर्जी, कहा कोई भी भड़काऊ बातें ना कहे। बांग्लादेश के मुद्दे पर देश भर में सियासत जारी है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान सामने आया है। ममता बनर्जी ने कहा बांग्लादेश में जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, उपद्रवी दंगे कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसी कोई टिप्पणी ना करें जिसका यहाँ असर हो। मुख्यमंत्री ने आगे कहा हम दंगे नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं। ये उत्तर प्रदेश नहीं है कि मैं आपको बैन कर दूं, लेकिन मैं आपसे अपील करती हूँ कि सही तरीके से रहिए। कुछ फर्जी वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। एक खास राजनीतिक दल ऐसा कर रहा है। राजनीति मत कीजिए, वहाँ हमारे दोस्तों को नुकसान होगा। मदरसे के खाते में कमीशन पर साइबर ठगी का पैसा ले रहे थे पिता पुत्र, करोड़ों का लेन देन मिला। मध्य प्रदेश के मिनी मुंबई यानी इंदौर शहर में एक महिला को डिजिटल अरेस्ट कर 46 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ। ठगी की राशि जिस अकाउंट में जमा हुई वह कन्नौज के एक मदरसा समिति का निकला। इस खाते को 69 साल के एक मदरसा संचालक और उसके बेटे ने कमीशन पर साइबर ठगों को किराए पर दे रखा था। अपराध निरोधक शाखा के पुलिस उपायुक्त डीसीपी राजेश त्रिपाठी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले से गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अली अहमद खान 69 साल और उसके बेटे असद अहमद खान 36 साल के रूप में हुई है। त्रिपाठी ने बताया कि आरोपियों ने एक साइबर ठग गिरोह को मदरसा समिति के बैंक खाते 50% कमीशन के आधार पर उपलब्ध कराए थे। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि अब तक मदरसा समिति के 9 बैंक खातों के जरिए करीब 1.5 करोड़ रुपए के लेन देन के सुराग मिले हैं और इन खातों से लेन देन पर रोक लगवाई जा रही है। डीसीपी ने बताया कि आरोपियों से विस्तृत पूछताछ की जा रही है। डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी का एक नया तरीका है। हालांकि डिजिटल अरेस्ट जैसी किसी प्रक्रिया का हकीकत में कोई कानूनी वजूद नहीं होता। ऐसे मामलों में ठग खुद को कानून प्रवर्तन अधिकारी बताकर लोगों को ऑडियो या वीडियो कॉल करके डराते हैं और उन्हें गिरफ्तारी का झांसा देकर उनके ही घर में डिजिटल तौर पर बंधक बना लेते हैं। एक क्लिक में किसानों को मिलेगा सभी स्कीम का लाभ। अगर आप एक किसान हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए एग्री स्टैक योजना के तहत डिजिटल बेस किसान रजिस्ट्री तैयार की जा रही है। एग्री स्टैक योजना केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है, जिसके तहत किसानों की भलाई और कृषि उद्योग की समग्र उन्नति के लिए एक व्यापक डिजिटल ढांचा तैयार किया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय कृषि को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सशक्त बनाना और किसानों को तकनीकी साधनों से जोड़कर उनकी उत्पादकता और आय दोनों में वृद्धि करना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों की डिजिटल प्रोफाइल तैयार की जाएगी, जिसमें उनकी भूमि रिकॉर्ड, फसल के विवरण और आर्थिक गतिविधियों सहित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होगी। इस रजिस्ट्री का उद्देश्य किसानों को फसली ऋण, पीएम किसान योजना, फसल बीमा और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से उपलब्ध कराना है। इसको लेकर यूपी के कृषि निदेशक डॉक्टर जितेंद्र कुमार तोमर ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में किसान रजिस्ट्री का कार्यक्रम बहुत तेजी से चलाया जा रहा है, जिसमें किसानों के अभिलेखों जैसे खसरा, खतौनी को उनके आधार से लिंक किया जा रहा है। इसका फायदा यह होगा कि इसके बाद से किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को बार बार केवाईसी नहीं करानी पड़ेगी। राहुल नार्वेकर बने महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष। महाराष्ट्र विधानसभा में राहुल नार्वेकर को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। यह निर्णय प्रोटेम स्पीकर कालिदास कोलंबर ने लिया। राहुल नार्वेकर ने अध्यक्ष पद के लिए अकेले नामांकन दाखिल किया था, जिसके बाद किसी अन्य उम्मीदवार ने नामांकन नहीं किया। इस कारण उन्हें निर्विरोध चुना गया। ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।